एलसीएम और एचसीएफ हमेशा से कंफ्यूजिंग रहा है। कितना भी आपने एलसीएम एचसीएफ की पढ़ाई करी है, इसके डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। हाँ, अगर एक बार आपने अच्छे से इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि यह टॉपिक आपको 2 सवाल हर एग्जाम में सही करके भी देगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली पढ़ना होता है। मैंने कई बार इस टॉपिक को छोटी छोटी परीक्षाओं में भी देखा, इसके सवाल को देखा, और अच्छे से अच्छे लोगों ने, अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी, इवन टीचर्स ने भी इसके सवालों को गलत किया। इसलिए मैं जानता हूं कि इनके सवाल फंसाने वाले होते हैं और इनके सवाल हर एग्जाम में आपको फेस करने वाले भी होते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली देखें। मैं इस टॉपिक को बहुत डिफाइन यहां नहीं करूंगा, मैं इसका केवल एक स्पेशल बिहेवियर ही आपको समझाऊंगा, उसी से रिलेटेड सवाल दिखाऊंगा, क्योंकि यह सवाल आगे आने वाली परीक्षाएं, जैसे कि अगर आप यूपीएसआई दे रहे हैं, यूपीएसआई में तो हर बार एक सवाल ऐसा बनता है, यूपीपी दे रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, किसी भी परीक्षा में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यह सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सभी लोग इस टॉपिक को मेरे साथ 5-7 मिनट का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल, मैं सब कुछ कंफर्म करता हूं, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, अच्छे से सुनिए। हाँ, मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो हमारी 1 बजे की क्लास होती है उसमें मैं प्रॉपर आपको पढ़ा दूंगा, जहां पर मैं 2-3 सेशन लेकर के जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको मैं कवर कर दूंगा। तो आइए सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए इस टॉपिक की सीरियसनेस को। इस टॉपिक को जब भी कभी आपको पढ़ना हो तो ऐसे पढ़िए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम 2 संख्याएं लें, हालांकि 2 से अधिक संख्याओं की भी बात होती है, फिलहाल मैंने 2 संख्याओं की बात करी, इनके एलसीएम की बात करी और इनके एचसीएफ की बात करी। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक गुणनखंड से संबंधित होता है, मल्टीपल अर्थात गुणज से संबंधित होता है संख्याओं की। जैसे अगर एक संख्या 12 है, 12 का मल्टीपल मतलब 12 का पहाड़ा, 12, 24, 36, 48, ये 12 के मल्टीपल है, इवन 12 भी 12 का मल्टीपल है। गुणनखंड का मतलब 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब जो 12 को काट रहे हैं वो 12 के गुणनखंड हैं। अगर मेरे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं तो मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल होता है, जो सब में होता है, वही लासा होता है। गुणनखंड, अगर हम मासा की बात करें, एचसीएफ की बात करें, तो गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ होता है, जो सबको डिवाइड करता है, वही मासा कहलाता है। अगर आप इनको समझें तो यह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कटती है, वही लासा कहलाती। थोड़ा सा इस लाइन को पढ़िएगा, सबसे छोटी संख्या जो कि सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सके। लेकिन इसके साथ एक कंट्राडिक्शन रहता है जो आपको कंफ्यूज करता है, इनमें से किसी संख्या से छोटा नहीं होता है। मतलब ऐसे तो दुनिया की उन संख्याओं में सबसे छोटा होता है जो कि प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट सके, लेकिन यह किसी भी दी गई संख्या से छोटा नहीं होता है, अर्थात इनमें सबसे बड़ा या इससे भी बड़ा होता है। अब बात आती है मासा की। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती, अर्थात जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वही मासा होगी अगर वह सबको काट देगी, नहीं तो उससे भी छोटी संख्या मासा कहलाएगी। ये दोनों की अपनी परिभाषाएं हैं, दोनों का अपना बिहेवियर है, जिनको समझने के बाद कुछ बातें और क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम 2 संख्याओं के मासा की बात कर रहे हैं तो मासा याद रखिएगा, अगर आपने कभी ऐसे नॉर्मली 2 संख्याएं ले लिया, सपोज करो आपने 24 ले लिया और 36 ले लिया, अब आप ऐसी संख्या चूज करिए जिसने दोनों को पूर्णतः काट दिया। तो आपने कहा सर 12 दूना 24 होता है और 12 तिया 36 होता है। तो आपने इन दोनों संख्याओं, जो कि जिसका नाम ए था और जिसका नाम बी था, आपने इनका एक रेशियो बना दिया ए और बी के फॉर्म में, जो 2:3 का बनकर आया। ये रेशियो क्यों बनाया, बना किसके कारण बना? वो है मासा। और मासा वह संख्या थी जिसने इनको कंप्लीटली डिवाइड किया, तो वह संख्या हो गई 12। अब आप याद रखिएगा, ये जो 12 है ये इतना पावरफुल नंबर है कि इन दी गई संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को, उनके लासा को, भाई अगर सिंपल सी बात है कि अगर कोई, जैसे हम आपको यहीं पे कह दें कि लासा जो होता है दी गई सभी संख्याओं से कटता है, मासा दी गई सभी संख्याओं को काटता है। अगर मैं आपसे कह दूं कोई संख्या 8 से कटेगी, तो क्या वह 8 से कटने वाली 4 या 2 से नहीं कटेगी? बिल्कुल कटेगी। तो इसका मतलब अगर लासा संख्याओं से कटता है, संख्याएं मासा से कटती हैं, तो मासा भी तो लासा को काटता होगा, बिल्कुल काटता होगा। यही मैं बताना चाहता हूं कि मासा दी गई सभी संख्याओं को, आप चेक कर लीजिए, 12 तो काटेगा ही 24-36 को, उनके लासा को, उनके लासा को, अगर आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए 24-36 का, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, पता है कितना? 72। इनके लासा को
इन संख्याओं के योग को आप जोड़ के देखिए, जितना आता है 60 आएगा जोड़ने से, उसको भी, इनके अंतर को अंतर करके देखिए 12 आएगा उसको भी, और इनके गुणनफल को हमेशा डिवाइड करती है। मतलब अगर संख्याओं की बात करें, जैसे आपने संख्या ए देखा और बी देखा, तो मासा जो 12 था तो 12 गुणे 2 करेगा और 12 गुणे 3 करेगा, अर्थात यह 12 दोनों में एज ए फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होगा, गुणनखंडों के रूप में जरूर इन्वॉल्व होगा। अब हम बात करें अपनी परीक्षाओं की, तो मैं आपको बता दूं परीक्षाओं में एक सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, जिसमें आपको दो संख्याओं के बारे में करा जाएगा, दो संख्याओं के बारे में बात किया जाएगा, उनके लासा के दो मल्टीपल्स की भी, दो फैक्टर्स की बात की जाएगी। जैसे अगर आप उनका लासा सोचिए, एलसीएम, तो इस लासा के दो अन्य विभाजक आपको दिए जाएंगे, मासा दिया जाएगा, और अक्सर ये सवाल आपको देखने को मिल जाता है। आपको उन संख्याओं में बड़ी संख्या या छोटी संख्या के सवाल पर आधारित पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा देखिए कि कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में आए। जैसे देखिए ये सवाल आया, सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का मासा 19 है। समझ रहे, संख्या हमारे पास एक ए थी, एक संख्या बी थी, बहुत आराम से पढ़िएगा। मासा मतलब इन दोनों को काटने वाली, अर्थात अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो इन संख्याओं में मासा मतलब 19 एज ए फैक्टर एज ए गुणनखंड जरूर इन्वॉल्व होगा। और उनके जो लासा है, ध्यान रखिएगा, जो उनके लासा है कि अन्य दो भाजक इस लासा के पूरे नहीं, मासा के अलावा, मासा तो चलो ठीक है रहेगा इसमें भी फैक्टर के रूप में, लेकिन अन्य दो भाजक, एक 23 है और दूसरा आपका 24 है, तो उनमें छोटी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो निश्चित तौर पर मासा सभी दी गई संख्याओं से कटता है, तो अन्य दो भाजक में एक 23 और 24 हमारे पास जो है, तो यह यही दोनों संख्याएं बनाने के लिए हेल्पफुल भी होगा। मतलब उन संख्याओं का एक तरह से आप रेशियो कह सकते हो। ये जो 23 और 24 बनकर आया है, ये संख्या तो नहीं है, लेकिन उस संख्याओं के अनुपात जैसे भी 2:3 लगाया था। अगर आपको इन संख्याओं को बनाना है तो इस मासा का गुणा एक बार इससे करिए, एक बार इससे करिए, अपने आप संख्या निकल आएगी। अगर उसने मुझसे छोटी संख्या बोला है तो आप भी बता सकते हैं, अनुपाती पदों में 23 और 24 में 23 छोटा है, तो 23 गुणे आप 19 कर दें, क्योंकि हमारा मासा क्या था 19। 19 त्रिक 57 के साथ हासिल 5 होता है, 19 दूना 38, 38 5 कितना होता है 43 होता है, तो 437 देखिए बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही दूसरा एक पैटर्न आपका 100% तैयार होगा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। दो संख्याओं का मासा फिर से 19 है, उनकी लासा के अन्य दो भाजक 27 और 29 है, उनमें बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बड़ी के लिए 29 को पकड़ के लाइए, 29 का गुणा 19 से करिए, 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 19 9 171 होता है, ऐसे ही होता है ना, एक हासिल आपका 17 हो जाएगा। 19 दूना 38, 38 10 48, 48 और कितना 48 7 55, तो यहां पर आपका 551 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन में आपके सामने है, क्योंकि इसमें मासा 19 था, लासा के अन्य दो भाजक आपके 27 और 29 थे। 29 यहां पर आपके सामने बड़ा नंबर प्रेजेंट करेगा, 29 को आपने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 9 171 हासिल 17 हो गया, 19 दूना 38, 38 10 48 7 55 होता है, तो 551 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का मासा आपकी बार 23 है अपने पास, उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक 26 और 27 है, यही दोनों संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। उनमें अगर आपको छोटी संख्या बतानी है तो आपका गुणा 26 का 23 के साथ होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए विकल्प हम लास्ट में डिजिट से भी जा सकते हैं, दो अंकों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन का एक प्रोसेस समझा देता हूं, नहीं तो ये भी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जैसे आपने 26 लिखा और 23 लिखा, गुणा देखो ऐसे करो, 6 त्रिक 18 कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 6 कितना होता है 18 होता है, और 2 दूना 4 है, इसको 8 लिखिए, 18 1 19 9 हासिल 1 लिखिए, और 4 1 5, 598, 598 सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, और मुझे लगता है इस पैटर्न को सीख लिया तो आराम से एक सवाल आपका तय हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक डिफरेंट आया, एक न्यूनतम संख्या को 9 14 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 10 रहता है। एक डिफरेंट पैटर्न आपके सामने आया, एक नंबर था जो सबसे मिनिमम है, लेकिन उसने कहा कि जब मैं इसको 9 से काटूं, 14 से काटूं, 16 से काटूं, तो प्रत्येक दशा में शेषफल सबका सेम आ रहा है। इसके लिए भी 10 आ रहा है, इसके लिए भी 10 आ रहा है, और इसके लिए भी 10 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है जब संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो हमसे पूछ रहा है शेषफल क्या आएगा। ये आपको कंफर्म करना है, बहुत ही आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप उस संख्या को सोचिए कि वह संख्या क्या है,
वह संख्या क्या है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको मैं जब 9 से काटूंगा, 14 से काटूंगा, 16 से काटूंगा, तो हर केस में शेषफल कितना आएगा? हर केस में शेषफल 10 आएगा। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचना है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। पूर्णतः कट जाए, लेकिन वह आपको शेषफल शून्य देगा। और सबके लिए अगर आपको बराबर शेषफल सोचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस दी गई संख्या में 10 को जोड़ देना होगा। जैसे अगर हम इनके एलसीएम की बात करें, इनके एलसीएम की बात करें, तो यहां पर देखिए आपके पास जैसे कितना है? 16 है। 16 2 की पावर 4 है, इसके पास भी एक 2 है। तो इसका मतलब अगर एलसीएम सोचा जाए, मतलब वह सबसे न्यूनतम संख्या सोचा जाए, तो 16 गुणे 7 गुणे 9 होगा। समझ रहे? 16 गुणे 7 गुणे 9, क्यों? 16 इसका, इसने इसका 2 भी कवर कर लिया, इसके पास 7, इसके पास 9, तो 7 9 63 है, ध्यान से देखिएगा। और यहां पर 16 है, गुणा करिए, 6 3 18 है, 6 4 के 36, 36 3 कितना होता है? 39 है, 9 39 कर दिया, 6 के 6 है, 8 कर दिया, इसमें जोड़ा तो 40, शून्य हासिल 4, 6 4 10 आता है, 1008 बनकर आया। करेक्ट है, 1008 आपके सामने आया। आप लोग इसको देख पा रहे, 1008 में आप कुछ ना करो, सीधा सीधा आप क्या ऐड कर दो पता है? 10 ऐड कर दो, जिसका मतलब ये आ जाएगा 1018। 1018 वह संख्या है जिसको अगर आप 9 से भी भाग करते हैं, जिसको आप 14 से करते हैं, 16 से करते हैं, तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आता है? प्रत्येक दशा में शेषफल आपका 10 आता है। अब इसी संख्या को मुझे 11 से भाग करना है। अब इसको और 60 से भी देखते हैं, तो 11 से भाग करने पर शेषफल डायरेक्ट भी सोचिए, 11 9 99, 99, 11 दहम में 110। अगर हम इसकी तरफ चलते, जैसे 99 हो गया, 99 के बाद 2 8 हो गया, 11 दूना 22, 22 से 28, तो यहाँ पर 6 शेषफल आपके सामने है जो आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे सोचना और डिफाइन करना थोड़ा सा अजीब हो जाता, इसलिए आप लोगों को इस तरह के पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। आई होप सबको समझ में आया होगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा डिविजिबिलिटी किस तरह के सवालों को, और समझिएगा पैटर्न को। क्लियर है? सबसे छोटी एक संख्या को जब 11 15 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। सेम उसी तरह से है, उसी संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल कितना मिल जाएगा? फिर वही बात हमारे सामने बनकर आ रही, जैसा भी पीछे हम लोगों ने किया था। सेम पैटर्न को फिर से फेस करने जा रहे हैं। एक नंबर फिर से पता करने जा रहे हैं, जिस नंबर को जब आप 11 से, 15 से और 12 से अगर भाग कर रहे हैं, तो हर केस में शेषफल कितना आ रहा है पता है? 7 आ रहा है। इस पर भी 7, इस पर भी 7, इस पर भी 7। डिविजिबिलिटी से भी दिमाग लगाया जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं बता रहा हूं सोचिए। एक एलसीएम सोचिए पहले इन तीनों का, जैसे 11 15 और 12 का। फिलहाल कोई आपस में कॉमन रिलेशन नहीं है। 12 15 में 180 होता है, 180 को आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, यही एलसीएम होगा। शून्य 11 8 88, 11 के 11, 11 8 19 होता है। 1980 में 7 जोड़ दें, 1987 होता है। करेक्ट है, 1987 हो गया। और 1987 आपके सामने वह नंबर है जिसको आप 11 से 15 से 12 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा पता है? शेषफल हर केस में 7 आएगा। अब मैं इसको 9 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिए और कुछ मत करिए। जैसे 9 कटा 8 1 9 कटा बचा 7, तो 7 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, 7 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग ऐसे सवालों को दिमाग में रख ले, सेट कर ले, और ये आपका कंप्लीट हो गया। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, जिससे कि पीडीएफ के रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती रहे। आशा करता हूं सेशन समझ में आया होगा। कैसा लगा? कोई कंफ्यूजन किसी सवाल में तो प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में ऐसी ही होती रहेगी। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स देते रहिए और ये बताते रहिए कि आपको किस तरह के टॉपिक्स की डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स है। आपके कमेंट्स जब आते हैं और आप टॉपिक मेंशन करते हैं तो मेरा भी जैसे होता है ना, इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है किस तरह से और बेहतर कराने का। मुलाकात अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही।